हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सर सुनील पंचार्य और मैं आप सबका एरोडेट क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं, जिसके अंदर हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड उन सेलेक्टेड टॉपिक के बारे में थोड़ी गहन और थोड़ी विस्तृत और थोड़ी लाइट रूप में चर्चा करने की कोशिश की है, ताकि हम जो वर्तमान में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जिनके अंदर आजकल जो संस्थानें क्वेश्चन करती है, उन क्वेश्चन का जो पैटर्न चेंज किया है, उसके अकॉर्डिंग अपनी एक समझ बना सके और उन क्वेश्चंस को टैकल कर सके। इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो टॉपिक है वो संविधान संशोधन से रिलेटेड टॉपिक है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, उसकी जो शक्ति है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के दिए गए वर्डिक्ट हैं, इन तमाम चीज़ों से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। वैसे क्वेश्चन उन टॉपिक से भी आते हैं कि वर्तमान में अभी तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं, उनके अंदर संसद यानी कि जो भी संसद ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं संविधान के अंदर, उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण जो संविधान संशोधन हुए हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं रहती है। यानी पूछा जा सकता है कि शिक्षा का जो अधिकार है वो कौन से संविधान संशोधन से दिया गया है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न बनाए जा सकते हैं वो सभी इसी संविधान संशोधन टॉपिक से रिलेटेड हैं। फिलहाल आज की जो क्लास रखी गई है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाने के लिए है। इनसे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन वाला पोर्शन है उसको बाद में फिर कभी लिया जाएगा। फिलहाल इसको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्यवस्थापिका, यानी कि संसद और कार्यपालिका, इनसे रिलेटेड टॉपिक है। और संसद और कार्यपालिका में या संविधान संशोधन करने की जो शक्ति होती है, राष्ट्रपति की क्या पावर होती है, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें थोड़ी जानकारी पहले से ही ज़रूरी होती है। इसलिए हमने व्यवस्थापिका शुरू करने से पहले ही संविधान संशोधन का टॉपिक लिया है। हम कोशिश करेंगे कि संविधान संशोधन को फिलहाल शॉर्ट टाइम के अंदर आपको एक समझ दे सकें। उसके बाद जब आगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की चर्चा होगी, तब एक बार फिर से देख लिया जाएगा कि कौन कौन से संविधान संशोधन हुए। चलिए, तो हम हमारी इस आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं, जिसका टाइटल दिया गया है संविधान संशोधन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए बोलते हैं। यह संविधान संशोधन जो भाग हैं ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए एक संविधान के अंदर पर्सनल भाग बनाया गया है। यानी कि संविधान में ये किस भाग के अंदर लिखा गया है, तो ये भाग नंबर है 20। संविधान के भाग नंबर 20 में लिखा गया है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है, और इससे रिलेटेड एक अनुच्छेद है जो पर्सनली पूरे के पूरे भाग को लेकर बैठा है। ये भाग संविधान संशोधन है जो अपने आप में एक ही अनुच्छेद है, लेकिन ये एक अनुच्छेद संविधान का एक भाग है। संविधान के जो टोटल 25 भाग हैं, उनमें से जो 20वां भाग है वो किससे रिलेटेड है, संविधान संशोधन से रिलेटेड है। एक तो हमें ये बात इसी फॉर्म में ही पता होनी चाहिए कि संविधान के अंदर संविधान संशोधन से रिलेटेड कौन कौन सी बातें होती है। तो पहला कि ये किस भाग में है, भाग नंबर 20 में, और इससे रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है, इसका अनुच्छेद है 368। वेल एंड गुड। उसके बाद दूसरी चीज़ कि संविधान के अंदर पहले 1971 से पहले एक लाइन लिखी गई थी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो भाग नंबर 20 था उसका टाइटल था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और इस प्रक्रिया में फिर हम जानते हैं कि 1967 के अंदर गोलकनाथ जी का मामला गया था केस में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक अलग प्रकार का अतिशयोक्तिपूर्ण निर्णय दे दिया था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हमारे संविधान के अंदर केवल प्रक्रिया लिखी गई है, संसद को ये शक्ति नहीं है कि वो संविधान के किसी भी भाग के अंदर परिवर्तन कर दे या संशोधन कर दे। तो इसके विरोध में 1971 के अंदर भारत की संसद 24वां संविधान संशोधन लेके आई, और 24वां संविधान संशोधन 1971 में लाई। उसके अंदर संसद ने इस भाग के अंदर टाइटल डाल दिया था कि संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया, यानी कि अब टाइटल में ही डाल दिया है कि शक्ति किसको है, कि संसद को है। तो हमें पहली चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि संविधान संशोधन की शक्ति किसको दी गई है, तो हमारी संसद को दी गई है। विधानमंडल या विधान परिषद किसी भी प्रकार का संविधान संशोधन नहीं कर सकती, ये केवल और केवल भारत की संसद कर सकती है। और ये संविधान संशोधन की जो शक्ति शब्द यूज किया गया था 1971 में 24वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें ऐड किया गया था। पहले केवल क्या लिखा हुआ था, प्रक्रिया। चलिए आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि नेक्स्ट
नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो है कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि अक्सर विद्यार्थी जब भी संविधान संशोधन की बात करते हैं तो वो विशेष बहुमत वाली एक ही संशोधन की बात करते हैं, यानी कि अनुच्छेद जो 368 में दे रखा है उसकी बात करते हैं, जबकि संविधान में संशोधन का मतलब है कि जो 395 जो वर्तमान में अगर काउंट किया जाए तो 465 के आसपास जितने भी अनुच्छेद लिखे गए हैं, इनके अनुच्छेदों में या इसके भागों में या फिर इसकी अनुसूचियों में किसी में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना संविधान के अंदर तो संशोधन ही होता है। जैसे मैंने एक बार पहले एग्जाम्पल दिया था कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा छीनकर उसको यूटीज बना दिया गया था, तब भी तो संविधान में संशोधन ही हुआ था, क्योंकि उससे पहले भारत के अंदर राज्य 29 थे। जैसे ही उसको यूटी बनाया तो राज्यों की संख्या घटकर कितनी हो गई, 28। तो फिर हमें अनुच्छेद 1 में लिखना पड़ेगा ना कि पहले जो 29 राज्य थे उसकी जगह अब कितने राज्य कर दिए हैं, 28। तो ये चीज़ बताता है कि संविधान में संशोधन तो और भी होते हैं, लेकिन हम केवल क्या करते हैं कि अनुच्छेद 368 को ही पढ़ते हैं। इसलिए आज हमने पहले ही पॉइंट में यही चीज़ डाली है कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन का मतलब तो समझ गए कि संविधान के किसी भी पोर्शन के अंदर थोड़ा सा भी परिवर्तन करना क्या हो जाता है, संविधान संशोधन हो जाता है। चलो ठीक है, संविधान संशोधन हो गया। अब संविधान संशोधन 2 प्रकार से होते हैं। पहला संविधान संशोधन होता है वो तो होता है अनुच्छेद 368 के हिसाब से, जिसकी प्रक्रिया पूरी किस में लिखी गई, अनुच्छेद 368 में। और दूसरे प्रकार का सामान्य संशोधन होता है। तो अब देखते हैं कि कुल ओवरऑल संविधान संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकते हैं वो देखते हैं। पहले को बोलते हैं साधारण संविधान संशोधन। साधारण संविधान संशोधन का मतलब हुआ कि ऐसा संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया का पालन नहीं करता, यानी कि 368 के तहत जो संविधान संशोधन होता है उसके अलावा जो भी संविधान में संशोधन होंगे वो होते हैं साधारण संविधान संशोधन। कैसे, कल एक तो मैंने उदाहरण दिया था हमारी लास्ट क्लास के अंदर, जिसमें मैंने बताया था कि अनुच्छेद जब हम बता रहे थे कि हम भारतीय संविधान एकात्मकता की ओर झुकाव रखता है, तब वहाँ पर एक उदाहरण दिया गया था अनुच्छेद नंबर 3 का। अनुच्छेद नंबर 3 में लिखा गया है कि केंद्र यानी कि संसद राज्यों से अनुमति लेती हैं, राज्यों की अनुमति मानने के लिए बाध्य नहीं है, और किसी भी राज्य के क्षेत्र में, उसकी सीमा में और उसके नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो ये जो पावर दी गई थी राज्यों के अंदर संसद को, ये क्या दिखाती है कि संविधान में संशोधन तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो कैसा संवैधानिक संशोधन है, साधारण है, यानी कि ये वाला नहीं है। ये बात होती है अलग सी। तो पहली चीज कि साधारण संविधान संशोधन हो सकते हैं। ये जो साधारण संविधान संशोधन होते हैं ये 368 के तहत नहीं होते हैं। तो जो भी प्रक्रिया आगे 368 की बता रखी है वो इस साधारण संविधान संशोधन पर लागू नहीं होती। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि ये साधारण संविधान संशोधन करने के लिए संसद को केवल साधारण बहुमत की जरूरत होती है। और साधारण बहुमत का मतलब होता है उस दिन संसद के अंदर उपस्थित और वोट देने वालों का बहुमत, यानी कि अगर टोटल 543 से पहले तो 45 हुआ करते थे सदस्य इसमें लोकसभा के अंदर, अब 2 एंग्लो इंडियन के लिए मनोनयन का प्रावधान हट गया 2020 से, तो अब 543 सदस्य है। 543 में से मान लेते हैं कि किसी दिन लोकसभा के अंदर 400 लोग उपस्थित थे और ये साधारण विधेयक पारित करना है। उस 400 में से 400 के आधे 200, ये तो हो गए साधारण, और साधारण से एक ज़्यादा यानी कि 201 सदस्यों ने अगर पक्ष में वोट दे दिया तो यह साधारण विधेयक पारित हो जाएगा। जबकि इसमें क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो पहली चीज होगी कि साधारण बहुमत, इसके लिए मतलब साधारण संविधान संशोधन क्यों है, क्योंकि इसमें विधेयक बिल बहुमत कौन सा चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, यानी उपस्थित और वोटिंग देने वालों का एकाधिक यानी साधारण बहुमत चाहिए। और इसके तहत कौन कौन से परिवर्तन कर सकती है संसद, वो देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं। पहला है राज्यों के नाम, नए राज्य बनाना, राज्यों को तोड़ना, ये जो अनुच्छेद 2 और 3 वाले प्रावधान हैं उनके लिए दिया गया है। नए राज्य की एंट्री करवाते हैं तब संविधान के अंदर संशोधन होता है। एग्जाम्पल, सिक्किम को जब भारत के अंदर भारत का क्षेत्र बनाया गया था तब 35वां और 36वां संविधान संशोधन किए गए थे। 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को एक सह राज्य का दर्जा दिया गया था और 36वें द्वारा
वो दर्जा वापस छीन लिया गया था। तो ये जो विशेष परिवर्तन किया गया था उसके लिए तो 35वां और 36वां संविधान संशोधन किए गए थे, और बाकी किसी भी राज्य के अंदर लेने या बाहर निकालने के दौरान, यानी कि राज्य का नाम सीमा परिवर्तन जो अनुच्छेद 3 वाला है, अनुच्छेद 3 वाले परिवर्तन के लिए साधारण बहुमत ही पर्याप्त होता है। दूसरा, जो भी अनुसूची 2 में दिए गए इनके वेतन भत्ते विशेष अधिकारियों के, राष्ट्रपति, राज्यपाल और अन्य जो विशेष अधिकारी होते हैं, इनके जो वेतन भत्ते दिए गए इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। और राज्यों के अंदर वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषदें हैं, बाकी सब में केवल विधानसभाएं हैं। तो जिनमें अगर किसी राज्य के अंदर विधान परिषद बनानी हो या बनी हुई विधान परिषद को हटानी हो तो उसके लिए शायद अनुच्छेद 169 है, 169 के तहत ये शक्ति भी किसको दी गई है? संसद को दी गई है। यानी कोई राज्य की विधानसभा बिल पारित करेगी, बिल पारित करके संसद को भेजेगी कि हमारे यहाँ विधान परिषद का गठन करो, और वो विधान परिषद का गठन है संसद एक साधारण बहुमत से कर सकती है। ये शक्ति भी किसको है? संसद को। और जितने भी कुछ संसदीय और पार्लियामेंट्री कमिटीज बनती है उनके और संसद के खुद के विशेष अधिकार हैं, इनमें परिवर्तन करना हो तो संसद साधारण बिल से कर सकती है। नागरिकता से संबंधित जो बिल लाए जाते हैं, और यानी किसी की नागरिकता समाप्त करनी हो या नागरिकता के लिए नए प्रावधान ऐड करने हो, तो ये काम भी संसद बिना संविधान में संशोधन किए कर सकती है। जैसे हमने 2019 वाला CAA वाला बिल देखा था, उसके अंदर जो परिवर्तन किया गया था उसका संविधान संशोधन नहीं था, वो केवल एक क्या था? अधिनियम ही था, जो साधारण अधिनियम कहलाते हैं। और राज्यों और लोकसभा और विधानसभाओं के जब चुनाव होते हैं, उन चुनाव के दौरान उनकी जो निर्वाचन क्षेत्र के अंदर परिवर्तन करना होता है, उसमें भी आपको क्या लगाना होता है? साधारण बहुमत लाने की जरूरत होती है। और यूटीज में परिवर्तन, यूटीज तो संसद का पर्सनल मामला है, तो यूटीज के अंदर कोई भी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो वहाँ भी आप साधारण बहुमत से काम निकाल सकते हैं। तो हमने देखा इन सभी चीज़ों से संसद में तो, संविधान में तो परिवर्तन हो रहे हैं, लेकिन ये सभी किस प्रकार के संशोधन है? साधारण संशोधन है, ये वाले नहीं है। संविधान में संशोधन करते हैं यानी CA तो है, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं है। दूसरा आता है विशेष बहुमत, और ये जो विशेष बहुमत वाला प्रावधान है ये अनुच्छेद 368 के तहत होता है। यानी इसमें जब परिवर्तन होगा तो वो 368 के तहत होगा, और जिससे हम एक्चुअल में संविधान संशोधन कहते हैं। यानी हम संकीर्ण रूप से संविधान संशोधन किसको कहते हैं? जो अनुच्छेद 368 के तहत होते हैं। ये 2 प्रकार से हो सकता है, एक सिंपली विशेष बहुमत ला दो, संविधान में संशोधन कर दो, और दूसरा विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन ला दो और संविधान में संशोधन कर दो। इनके बारे में वैसे तो कल हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज थोड़ा और देख लेते हैं। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर हम संविधान में संशोधन करते हैं तो उस समय हमें किस बहुमत की जरूरत पड़ती है? विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। और अगर वो संशोधन राज्य की या भारत के संघवाद से संबंधित हैं, जिसके बारे में कुछ 5 परिस्थितियां अनुच्छेद 368 में ही दे रखी है, उन 5 परिस्थितियों से संबंधित है मामला, तब तो आपको आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए। अदरवाइज केवल विशेष बहुमत के आधार पर ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये विशेष बहुमत 5 परिस्थितियां कौन सी है, पहले इनको निपटा लेते हैं, जिनके बारे में कल भी हमने चर्चा की थी। एकात्मकता के और यानी कि भारतीय संघीय व्यवस्था के जो स्पष्ट प्रमाण थे, उसके अंदर हमने देखा था कि अनुच्छेद 368 5 ऐसी परिस्थितियां बताता है जिनमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना हो तो भारतीय संसद को आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन चाहिए होगा। वो 5 परिस्थितियों में पहली परिस्थिति तो है कि 7वीं अनुसूची, जिसके अंदर केंद्र सूची, राज्य सूची यानी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धी सूची का विषयों का बंटवारा किया गया है, उसमें कोई परिवर्तन करना हो तो आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लो, क्योंकि राज्य सूची के विषय भी 7वीं अनुसूची में लिखे हुए हैं। तो 7वीं अनुसूची के मामलों में परिवर्तन आप राज्यों के समर्थन के बिना नहीं कर सकते। और जब राज्यों से समर्थन लिया जाता है तो राज्य तो उसके अंदर कोई विशेष बहुमत नहीं लगाते, वो सीधा संकल्प पारित करते हैं।
यानी राज्यों की विधानसभा साधारण बहुमत से एक संकल्प पारित करके अपना समर्थन देती है। तो पहला 7वीं अनुसूची हो गया। दूसरा मामला आता है संसद के प्रतिनिधित्व में परिवर्तन। इसका एग्जाम्पल भी मैंने कल दिया था, नारी शक्ति वंदन बिल जो है वर्तमान में राज्यों की विधानसभाओं के पास गया हुआ है। जिस दिन आधे से अधिक विधानसभाओं का समर्थन मिल जाएगा उस दिन वो संविधान संशोधन लागू हो जाएगा। तीसरा था अनुच्छेद 368 में ही अगर कोई परिवर्तन करना हो तब भी आपको क्या चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। और चौथा, केंद्र और राज्यों की जो विधायी शक्तियां होती है उनमें कोई प्रकार का परिवर्तन करना हो, विधायी शक्तियों में और राष्ट्रपति चुनाव में, ऐसी चीज़ों में यानी कि विधायिकाओं में कोई परिवर्तन करना है, तब आप अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लो। और एक और परिस्थिति है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी शक्तियों में कोई परिवर्तन करना है तब भी आप आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लो। तो ये 5 प्रकार की विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिनके अंदर आपको क्या करना होगा, विशेष बहुमत के साथ में आधे से अधिक राज्यों का भी समर्थन लेना होगा। अदरवाइज आप केवल विशेष बहुमत से ही संविधान में संशोधन कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि विशेष बहुमत जो हम इतने चिल्ला रहे हैं वो विशेष बहुमत होता क्या है। विशेष बहुमत का मतलब होता है उस सदन की यानी लोकसभा या राज्यसभा, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। इसका मतलब वर्तमान में लोकसभा के जो उपस्थित यानी कुल सदस्य हैं वो हैं 543 कुल सदस्य हैं और इनका बहुमत, इनका आधा हो जाएगा 272 और बहुमत का मतलब है एक ज़्यादा, यानी कि विशेष बहुमत कुल सदस्यों का जो बहुमत है वो है 273। और हम जानते हैं ये डाटा जब नया लोकसभा का चुनाव हुआ था उस समय भी बहुत सुर्खियों में आया था कि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए कितने सदस्य चाहिए, 273 चाहिए। और वर्तमान में इनके पास सदस्यों की कुछ संख्या कम थी तो इन्हें कुछ गठबंधन करना पड़ा था। तो ये 273 उस समय जो सुर्खियों में आया था वो यही बताता है क्या कि कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए नई सरकार बनाने के लिए। तो कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब है कि 543 है, उनके 50% से एक ज़्यादा, इनका 50% से एक ज़्यादा, जो एक्चुअल में पूर्ण इकाई के रूप में वो होगा 273। अब इस 273 सदस्यों में से और बाकी या तो कम से कम 273 सदस्य हो, नहीं तो फिर उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनका 2/3 हो। जितने भी उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य हैं, अगर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य मानकर चलते हैं कि उस दिन लोकसभा के अंदर 510 सदस्य आए हुए थे तो इन 510 सदस्यों का 2/3 का मतलब होगा 2 × 3, इसका मतलब होगा 340 सदस्य। यानी कि अगर लोकसभा में से कोई बिल पारित करवाना है, उस दिन अगर 510 सदस्य आए हुए थे तो विशेष बहुमत यानी कि कम से कम तो कितने होने चाहिए थे, 273, और बाकी जो बच रहा है उपस्थित और मतदान करने वालों की संख्या का 2/3, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा है वो डाटा पूरा करना होगा। तो कुल सदस्यों का बहुमत तो कितना हो रहा है, 273, जबकि उस दिन उपस्थित कितने थे, 510, और ये तो हैं 273 और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 मतलब 510 का 2/3, 510 का 2/3 होता है 340। यानी कि इस दिन लोकसभा से विशेष बहुमत का मतलब होगा कि 340 सदस्यों से समर्थन लो, क्योंकि इन दोनों में से 273 और 340 में से ज़्यादा कौन सा है, 340, तो 340 सदस्यों का समर्थन लेना होगा। और वैसे ये चीज़ें अभी आजकल हम देखते हैं कि विपक्ष में जनरली होता यह है कि उनको या तो छोटे वो लोग हंगामे ज़्यादा होते हैं तो इसके चक्कर में विपक्ष कई बार लोकसभा से बाहर हो जाता है या फिर राज्यसभा से बाहर हो जाता है। तो ये जो विपक्ष काम करता है इसका वैसे तो सरकार पर दबाव पड़ता है, वो अलग बात है, आइडियल बात है, लेकिन इसका सरकार चाहे तो नाजायज फायदा भी उस दिन उठा सकती है, क्योंकि सरकार के पास ये वाला बहुमत तो हमेशा रहता है, तभी वो सरकार है। जिस दिन ये वाला बहुमत नहीं हुआ उस दिन सरकार गिर जाएगी और विपक्ष कई बार हंगामा करके बाहर आ जाता है। मान लो किसी दिन 510 सदस्य थे, विपक्ष बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद में 300 सदस्य बचते हैं और वो 300 के 300 कौन है, 300 में से 280
अगर मान लो सरकार के पक्ष वाले, सरकार की पार्टी के लोग हुए, तो फिर वो उस दिन आराम से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसलिए विपक्ष को ऐसी बेवकूफ़ियों से बचना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा काम करके इनको शक्ति भी देते हैं, चांस भी देते हैं, ये संभावनाएं बनती रहती हैं। चलिए, तो हम वापस आते हैं हमारे मुद्दे पर कि 543 सदस्य का बहुमत होता है, 273, और मतदान करने वालों के 2/3 का मतलब है कि जैसे 510 का 2/3 होता 340, तो इन दोनों में से जो ज़्यादा है वो होता है विशेष बहुमत। चलो ठीक है, और विशेष बहुमत का मतलब तो ये हो गया कि जो ज़्यादा है उतने सदस्यों का समर्थन मिलने पर ही संविधान में संशोधन हो सकता है। अगर केवल ये होता कुल सदस्यों का बहुमत, तब तो फिर जिस पार्टी की सरकार होगी उसके पास ये वाला बहुमत तो हमेशा रहता है, ये वाला बहुमत हमेशा रहता है, तो वो तो हर बार संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन को कठिन कैसे बना दिया कि जो उपस्थित और मतदान करने वाले हैं उनका 2/3 होना चाहिए, ये बहुमत थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे अभी हम सोच सकते हैं कि 510 सदस्य, 543 में से 510 तो कई बार उपस्थित होते हैं, उस दिन अगर संविधान में संशोधन करना हो तो 340 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा, और 340 का समर्थन किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं भारतीय जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो अमेरिका की तरह अति कठोर भी नहीं है और ब्रिटेन की तरह अति साधारण भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में हर बार ऐसा होता है, साधारण बिल आते हैं और पास होते ही संविधान अपने आप ही उनका बदल जाता है, जबकि अमेरिका के अंदर 3/4 राज्यों का समर्थन चाहिए होता है। हमारे यहाँ आधे से एक अधिक, यानी हम थोड़े सॉफ्ट चलते हैं, धीरे चलते हैं, जबकि वो लोग थोड़े कठिन हैं या फिर अति सॉफ्ट हैं। तो ये भारतीय संविधान में संशोधन की टोटल बहुमत के बारे में बात हुई कि विशेष बहुमत किस प्रकार के होंगे। आगे देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, वैसे भी एक सामान्य बिल की यही प्रक्रिया होती है। जब भी कोई विधेयक आता है तो उसके ये 3 चरण होते हैं। सबसे पहले वो किसी एक सदन के अंदर प्रस्तुत होता है, लेकिन धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत होता है, बाकी सामान्य विधेयक हैं वो किसी भी सदन में आ सकता है, और संविधान संशोधन जो बिल हैं वो भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा में ही आएगा, तो वो किसी भी सदन में ला सकते हैं। दूसरी चीज, एक सदन से पारित करने के लिए उसको क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, और विशेष बहुमत से अगर एक बार बिल पारित हो गया तो उसके बाद वो दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन से भी उसे क्या चाहिए, विशेष बहुमत चाहिए, और विशेष बहुमत से अगर दूसरे सदन से पारित होता है तब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति के पास उस स्थिति में कोई संभावनाएं नहीं होती है कि वो बिल को वापस भेज दे या किसी भी प्रकार की वीटो शक्ति का प्रयोग करे। राष्ट्रपति यहाँ पर अनुमति देने के लिए बाध्य हैं। ये विशेष बात है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, और ये प्रावधान 1971 के जो 74वां संविधान संशोधन था, 74वें संविधान संशोधन में स्पष्ट रूप से लिख दिया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते, वो मजबूर हैं, बाध्य हैं कि अब तो उनको संविधान में संशोधन करने की अनुमति देनी ही पड़ेगी। तो यह है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। इस तरीके से सभी विधेयकों की यही प्रक्रिया होती है। मनी बिल होगा तो वो केवल यहाँ पर लोकसभा में आएगा, बाकी साधारणतः जितने बिल आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, किसी भी सदन में लाओ, उसके पारित करने के बाद दूसरे सदन में भेजो, यानी लोकसभा से पारित किया तो राज्यसभा में भेजो, राज्यसभा से पारित होने का मतलब है आगे वो राष्ट्रपति के पास पहुंचा दिया जाएगा, और राष्ट्रपति अगर किसी भी बिल को अनुमति दे देते हैं तो फिर वो अधिनियम बन जाता है। उससे पहले वो बिल रहता है और राष्ट्रपति के सिग्नेचर करते ही वो क्या बन गया, एक्ट बन गया। यानी कि पहले होता है बिल और बिल बन जाता है एक्ट, यानी कि विधेयक और विधेयक बन जाता है अधिनियम। तो इनको नाम क्या दिया जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम। अधिनियम का क्या मतलब है, राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है। चलो अब कुछ छोटे छोटे फैक्ट हैं उनको भी एक नज़र से निकाल देते हैं। पहली बात कि संविधान संशोधन बिल कोई भी सरकारी या गैर सरकारी सदस्य बिल प्रस्तुत कर सकता है। भाई सरकारी और गैर सरकारी सदस्य कौन से होते हैं, ऐसे विधायक या वहाँ संसद के अंदर सांसद ही होते हैं। तो ऐसे सांसद जो कि सरकार के मंत्री नहीं है वो सभी क्या हैं फिर जो मंत्री है यानी कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो सभी क्या है, सरकारी। क्योंकि हम सरकार किसको कहते हैं, कार्यपालिका को ही कहते हैं। यानी कि वर्तमान में सरकार कौन है, जो हमारी कार्यपालिका है, यानी कि बीजेपी यानी कि मोदी जी और उनकी जो मंत्री परिषद है उसी को ही हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। बाकी सभी हमारे लिए सरकार नहीं है। सरकार की वैसे परिभाषा में ये सब आते हैं, लेकिन हम सरकार किसको मानते हैं, केवल कार्यपालिका को।
तो जो कार्यपालिका का कोई मंत्री अगर बिल लाता है तब तो वो बिल होता है सरकारी बिल, और जब कोई मंत्री के अलावा अन्य सांसद लाता है तो वो होता है गैर सरकारी। तो संविधान संशोधन बिल है वो सरकारी भी ला सकते हैं, गैर सरकारी भी ला सकते हैं। दूसरी बात, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ मिल सकता है कि इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, तो वो गलत होगा। इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि संविधान संशोधन जैसी बड़ी घटना कोई गैर सरकारी सदस्य थोड़ी ना कर पाएगा, लेकिन ये सच है कि सरकारी और गैर सरकारी दोनों संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकते हैं। तीसरी, इसके अंदर राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं आगे जाते ही राष्ट्रपति बाध्य हैं हस्ताक्षर करने के लिए, इसलिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत नहीं होती है। मनी बिल में राष्ट्रपति की अनुमति के बाद बिल प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन संविधान संशोधन बिल राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मांगता है। बाद में देख लेंगे राष्ट्रपति, देखना क्या है, बाद में भी राष्ट्रपति तो मजबूर है, तो संविधान संशोधन में राष्ट्रपति को कोई विशेष शक्ति नहीं है। तीसरा, संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल किसको है? भारतीय संसद को है। नेक्स्ट बात, संविधान संशोधन की प्रक्रिया के दौरान कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकेगी। संयुक्त बैठक होने का मतलब क्या होता है? कई बार जब दोनों सदनों के बीच में कोई मतभेद हो जाता है, यानी कि लोकसभा किसी बिल को पारित करे, राज्यसभा मना कर दे, या राज्यसभा किसी बिल को पारित करे, लोकसभा मना कर दे, ऐसी जब विषम परिस्थिति उत्पन्न होती है, तब ऐसी परिस्थितियों में दोनों सदनों को एक करके एक ही मीटिंग में बैठा दिया जाता है, और फिर वहां पर जो बिल साधारण बहुमत से पास हो जाता है, लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है ये काम, अगर वो बिल पास हो जाता है तो उसको पारित मान लिया जाता है। तो ये जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो संविधान संशोधन के दौरान नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान संशोधन संविधान को बदलने की बात करता है, और संविधान को बदलने की प्रक्रिया में अगर कोई सरकार थोड़ा सा अच्छा बहुमत रखती है, यानी 273 से ज़्यादा के सदस्य या 300 सदस्य अगर सरकार के पक्ष में रहते हैं, तो फिर संयुक्त बैठक होगी तो उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 650 या 700 सदस्य ही उसके अंदर उपस्थित होने वाले हैं। उन 700 सदस्यों में ऐसा तो संभव है कि लोकसभा में भी सरकार के समर्थक ज़्यादा हैं और राज्यसभा में भी सरकार के समर्थक ज़्यादा हैं, तो ऐसी परिस्थिति में 2/3 बहुमत लाना कोई बड़ी बात होती नहीं है, इसलिए सरकार किसी भी प्रकार के संशोधन कर लेगी। इससे बचाने के लिए संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि संयुक्त बैठक संविधान संशोधन की प्रक्रिया में नहीं हो सकती। और लास्ट चीज़ कि राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य हैं, यानी कि ये बात 1971 में जोड़ दी गई थी कि अगर संविधान संशोधन की प्रक्रिया यानी बिल आता है राष्ट्रपति के पास, ना तो वो उस बिल को अपने पास रख सकते हैं और ना ही उस बिल पर संसद को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होते हैं। तो ये थी संविधान संशोधन की बेसिक जानकारी, जो कि बताती हैं कि संविधान संशोधन किस तरीके से संसद का एक विशेष अधिकार है, और इसमें कई बार संविधान में संशोधन करने की जो तरीके हैं वो लगभग 3 प्रकार के तरीके माने जाते हैं। एक साधारण तरीका, ये 368 के तहत नहीं है, 368 के तहत ये वाले 2 परिवर्तन यानी संशोधन हो सकते हैं, एक विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत के साथ में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन। और ये इसकी प्रक्रिया, इससे रिलेटेड ये 5 फैक्ट है, ये तो दिमाग में होने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले फैक्ट हैं, और जो स्टेटमेंट लाइन आते हैं उनके अंदर ये 5 फैक्ट में से कोई भी फैक्ट आपको मिल सकता है। तो ये पूरी चर्चा की। अब इनसे रिलेटेड कई बार कुछ इंपॉर्टेंट ये संविधान संशोधन हुए थे, जैसे 42वां, 86वां, इस तरीके से 52वां आजकल बहुत ज़्यादा ही सुर्खियों में आता रहता है। तो इन तमाम संविधान संशोधनों में कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिनसे रिलेटेड अक्सर प्रश्न बन जाते हैं, तो इन सब के बारे में हम चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल तो हमें संसदीय व्यवस्था पढ़नी है, इसलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने जुटाई है। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी लाइक करते रहिए।